प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस। राज्यपाल ने देवघर एम्स के टाइप 2 और टाइप 3 बिल्डिंग का किया उद्घाटन। वार्षिक समारोह में की शिरकत। चिकित्सीय पेशे को बताया मानव सेवा का जरिया। मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण पर बल। बीमा कराए अभियान, दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर और आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम की शुरुआत। और आदिवासी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए झारखंड राज्य में महुआ न्यूट्रापे के व्यवसायीकरण के लिए ट्राइफेड की ऐतिहासिक पहल। हुआ MOU। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट का भी लॉन्च किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस कर रही है, जिसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश की सैन्य ताकत को मजबूत बनाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि रक्षा कार्यालय परिसर सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट भी लॉन्च की। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिसर सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज देवघर एम्स के टाइप 2 और टाइप 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया तथा देवघर एम्स के वार्षिक समारोह में शिरकत की। रमेश बैस को पुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वे देवघर एम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने टाइप 2 और 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके अलावा राज्यपाल ने अस्पताल के OPD का भी निरीक्षण किया। नहीं, हमारा अलग है ना। राज्यपाल ने जसीडी के PTI देवघर एम्स के अस्थायी कार्यालय सभागार में आयोजित एम्स के दूसरे वार्षिक समारोह का भी उद्घाटन किया और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बल दिया। इस मौके पर श्री बैस ने कहा कि देवघर एम्स संथाल परगना ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अगर डॉक्टर का व्यवहार ठीक हो तो मरीज आना ठीक हो जाता है।
डॉक्टर को पेशेंस की जरूरत है, और जो डॉक्टर के पास पेशेंस नहीं है वो डॉक्टर सफल नहीं हो सकता। जब कोई परिवार वाले अपने कोई सदस्य को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के पास आते हैं, सीरियस होता है, आईसीयू में हो जाता है, या आप कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा दो, मेरे बेटी को बचा दो, जो भी हो, उस समय डॉक्टर उसको भगवान दिखता है। उन्होंने देवघर एम्स के विद्यार्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए चिकित्सीय पेशे को मानव सेवा का बेहतरीन जरिया बताया। लेकिन हर डॉक्टर चाहता है कि वो जिस मरीज का इलाज कर रहा है वो मरीज ठीक हो जाए, और जब वो मरीज ठीक होता है तो डॉक्टर की, उनके परिवार की जो खुशी होगी, लेकिन उससे ज्यादा डॉक्टर खुशी होता है कि मेरे इलाज से इसका जान बच गया। बात होती है कभी कभी डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद भी अगर कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पहले जो व्यक्ति डॉक्टर को भगवान कह रहा है वही व्यक्ति डॉक्टर से मारने के लिए, गाली देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आप लोगों को यही यहां कहने आया हूं कि अभी आप लोगों को वो आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। आजकल एमबीबीएस के बाद इस मौके पर संथाल परगना के कमिश्नर और डीआईजी के अलावा देवघर के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। मनीष दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में एक कार्यक्रम के दौरान दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम तथा बीमा कराए अभियान से दीदियों को आच्छादित किया। ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान और JSLPS के तहत महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज करते हुए आजीविका के वैकल्पिक साधनों से जुड़ने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताई। फूलो झानो ये दो महिला, ऐसे वीर महिला का नाम है जिसका नाम मुझे लगता है जब तक झारखंड रहेगा उनका नाम सदैव झारखंड के लोग लेंगे। ये दोनों नाम, जैसे हम सिद्धू कान्हू को जानते हैं, उन्हीं की ये दो बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा था। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से हजारों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना अभियान जो मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकालों में से 29 सितंबर 2020 को ही शुरुआत हम लोग किए और हमारी सरकार की ये कोशिश रही कि महिलाओं को आजीविका सशक्तिकरण कैसे किया जाए और उसी उद्देश्य से हम लोग फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुरुआत किए थे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और सरकार की कोशिशों की सराहना की। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान जब JSLPS के माध्यम से दीदी लोग आए, सखी मंडल बनाए, सखी मंडल में कैसे बैठना है, कैसे बचत करना है, ये सब के बारे में मुझे बताइए। तो प्रखंड स्तर से हमें फूलो झानो आशीर्वाद से भी हमें लाभ मिला। आधी आबादी के विकास के बिना तरक्की की अवधारणा अधूरी है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही सामाजिक न्याय का सपना साकार हो सकता है। ब्यूरो की रिपोर्ट। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा है कि राज्य में इंडस्ट्री की स्थापना हेतु लंबित आवेदनों का निष्पादन सरकार की प्राथमिकता है। रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने
कहा कि कमजोर इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित किया जाएगा। उद्योग सचिव ने कहा कि झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से नई नीति बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी निवेशकों के आवेदन को ससमय निष्पादित किया जाए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 30,570 नए मरीज मिले हैं, जबकि इससे अधिक 38,303 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। डिक्लाइन कर रही है और जो वीकली पॉजिटिविटी है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी, वो पिछले 11 सप्ताहों से लगातार 3% से नीचे बनी हुई है। कुल 34 जिले देश में ऐसे हैं जहां 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी है और 32 जिले ऐसे हैं जहां 5% से अधिक पॉजिटिविटी है लेकिन 10% से कम है। तो आप ये पाएंगे कि 64 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आर स्टिल रिपोर्टिंग अ पॉजिटिविटी दैट इज मोर देन 5%. So therefore for us and for the states where these districts are located, राज्य में सामूहिक प्रयास से कोरोना खात्मे की ओर है। ताजा आंकड़े के मुताबिक अब झारखंड में कोरोना के मात्र 110 सक्रिय मामले शेष हैं, जिसमें सर्वाधिक 70 मामले रांची में हैं। बाकी 23 जिलों में या सिंगल डिजिट में कई जिलों में तो अब कोविड का भी एक मरीज नहीं है। इस बीच सैंपल जांच में पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 10 संक्रमित मिले, जबकि 11 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है और राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 98.49% है। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 76 करोड़ 57 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,51,000 से अधिक टीकों की खुराकें दी गई। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने लोगों से कोरोना बचाव नियमों का पालन करने रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहार निकट आ रहे हैं और किसी भी जगह जनसंख्या घनत्व में अचानक वृद्धि से वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बनता है, जिससे बचा जाना चाहिए। And sudden increase in population density creates a very conducive environment for viral spread. We have to remember that. If there is sudden increase in population density anywhere, the virus finds it very useful to propagate very well. So the call of the hour, therefore, is only 4 things I will mention. One is vaccine acceptance. Number 2, maintenance of COVID-appropriate behavior. Number 3, responsible travel if necessary. And the last is responsible festivity. धार्मिक स्थलों को खोलने की सरकार से अनुमति मिलने के बाद देश का प्रसिद्ध रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर 147 दिनों के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। राज्य सरकार के ताजा कोरोना दिशा निर्देशों में रियायत के आलोक में रामगढ़ जिले का रजरप्पा स्थित देश का प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर 147 दिनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। कोविड नियमों का पालन करते हुए सुबह 4 बजे के सांसद सह पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने पहली पूजा की, ताकि क्योंकि आसपास क्षेत्र में जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पंडा समाज है, सभी लोगों को आर्थिक तंगी टीकागार पर पहुंच गए थे और खुला और श्रद्धालु के रूप में पहले दर्शन करने का मौका सौभाग्य मिला। मंदिर न्यास समिति के छोटू पंडा और प्रमुख पुजारी सुबोध पंडा ने सभी श्रद्धालुओं से कोविड नियम का पालन करते हुए पूजा करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने मंदिर खोलने की दिशा में पहल के वास्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आभार जताया। पूजा मंदिर तो प्रथम दिन खुला है, श्रद्धालु आ रहे हैं अपना भक्ति और आस्था के साथ। माँ के दरबार में नाना प्रकार के मनोकामना अपने मन में रखे हुए थे, इनकी सही माँ मनोकामना मुरादें पूरी की, उसी आधार पर दरबार में आए हुए हैं। वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजरप्पा मंदिर में आएंगे
और सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करके वो मुंह में मास्क लगाएंगे। हमारे मंदिर प्रांगण में मंदिर के द्वारा दिए हुए सैनिटाइजर मशीन में अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे। मंदिर खुलवाने के लिए राजभवन तक पद यात्रा सहित कई आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने वाले स्थानीय भाजपा नेता राजीव जायसवाल ने भी इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। और जो है कि लगातार आंदोलन के माध्यम से हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते रहे कि माता छिन्नमस्तिका का मंदिर सहित राज्य के सभी हमारे धार्मिक मंदिर खुले और अंततः जो है देर से ही सही लेकिन सरकार ने निर्णय लिया और कल ही मंदिर खोलने का निर्णय लिया। रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर करोड़ों लोगों की आस्था है। मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए खुलना निश्चित रूप से आस्थावानों के लिए हर्ष का विषय है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन ने कहा है कि झारखंड की मौजूदा सरकार राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है और इस सरकार में हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से देश में महिलाओं के विकास और उत्थान की पक्षधर रही है। given a call to party workers to enroll health volunteers, and in each booth we are trying to enroll at least minimum one woman in each booth to work as a health volunteer. झारखंड राज्य में महुआ न्यूट्रा पे के व्यवसायीकरण के लिए ट्राइफेड ने एक ऐतिहासिक पहल की है जो सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय की अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी। इस सिलसिले में आज आईआईटी दिल्ली और मेसर्स रसिका बिवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। धनबाद न्यायाधीश मौत मामले की आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस दौरान अदालत ने सीबीआई की प्रगति जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। धनबाद के वरीय न्यायिक पदाधिकारी उत्तम आनंद के मौत के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने सीबीआई के द्वारा प्रगति रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक 2 ऑटो वाले से आगे इसकी जांच की प्रक्रिया बढ़ नहीं पा रही है। ये बड़ा ही अफसोसजनक है और उन्होंने 23 सितंबर की सुनवाई के दौरान 23 सितंबर को अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें सुनवाई के दौरान सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एनसीसी के गर्ल्स बटालियन दुमका द्वारा आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। दुमका के इंडोर स्टेडियम में डीआईजी सुदर्शन मंडल ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एनसीसी के कमान पदाधिकारी कर्नल रणधीर सिंह, लेफ्टिनेंट सुमिता सिंह, एनसीसी के एसोसिएट पदाधिकारी एवं गर्ल्स कैडेट्स मौजूद थे। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव, सिविल सर्जन और अन्य वरीय पदाधिकारियों ने आज पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ सभी प्रखंडों में पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं सही खान पान से कुपोषण को दूर भगाने के लिए प्रेरित करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय पोषण माह की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। मैं पोषण अभियान को गिरिडीह जिले की डुमरी थाना पुलिस ने आज 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा के साथ 2 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस को यह कामयाबी वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली। और इसी पे फिर ड्राइवर से पूछा गया तो बताया कि इस गाड़ी में डिक्की में जो रखा गया सामान वो गांजा है। एसीबी दुमका की टीम ने आज जामतारा पुराना कोर्ट स्थित होमगार्ड के कार्यालय से 3,000 रुपए घूस लेते कार्यालय के मुंशी मनोज पांडे को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह घूसखोर मुंशी होमगार्ड के जवानों से मानदेय निकासी एवं ड्यूटी लगाने के एवज में घूस ले रहा था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में शिरकत करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में आज से ही बैठक का आगाज हुआ। वर्चुअल मीटिंग का दौर चलने के बाद अब लखनऊ में होने वाली परिषद की इस पूर्ण बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में कोविड-19 परिषद के पहले के फैसलों पर समीक्षा की जा सकती है। कई रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जीएसटी काउंसिल में पहली बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर भी चर्चा की शुरुआत हो सकती है। बैठक में आज पहले दिन अधिकारियों के स्तर पर वार्ता हो रही है, तो कल 17 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अंतिम फैसले पर पहुंचने की कोशिश करेगी। तो महत्वपूर्ण रहेगी ये जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी 19 सितंबर को जेपीएससी पीटी परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोकारो जिला प्रशासन भी परीक्षा के सफल संचालन को लेकर मुस्तैद है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर रांची की एक महिला आशा सिन्हा ने महिलाओं का समूह बनाकर जूट बैग का निर्माण कर खुद आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि दूसरे महिलाओं को भी रोजगार देकर स्वावलंबी बना रही हैं। लैपटॉप बैग, मास्क जैसे सामान बनाने शुरू किए और फिर देखते ही देखते इनका कारोबार बढ़ता चला गया। अब ये अपने सामानों की बिक्री सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी कर रही हैं। एज ए ट्रेनर करते हुए मुझे लगा कि मैं जूट में बढ़िया काम हम लोग का हो सकता है, कुछ महिलाओं को अगर मैं साथ करूं, क्योंकि वहाँ तो मैं लेडीज ग्रुप के साथ ही काम करती थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने महिलाओं को जमा किया, अपने लेडीज लोग को जमा करके अब मैं जूट बैग का काम करना के लिए शुरू कर। बैंक से मुद्रा लोन लेकर इन्होंने काम शुरू किया, जिससे इन्हें पैसों की भी दिक्कत नहीं हुई। कारोबार बढ़ा तो कई लोगों को इन्होंने रोजगार भी देना शुरू किया। इस कार्य से जुड़ी गीता और डिम्पल को भी मुश्किल वक्त में काफी सहारा मिला। उन्हें लगता है कि घर का काम करते हुए वो इस काम को आसानी से कर लेती हैं, जिससे घर परिवार अच्छे से चलाने में मदद मिलती है। 8-10 साल से यहाँ पर जुटे हुए हैं, काम करते हुए अच्छा से घर संसार चल रहा है, बच्चा सब पढ़ाई लिखाई के काम खर्चा निकल रहा है। जूट के बैग के उपयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक पर तो रोक लगेगा ही, इसके साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। डाक विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत घर बैठे आप रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद डाक विभाग से मंगाकर ग्रहण कर सकते हैं। का न्यास समिति और का प्रमंडल के बीच रांची में एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत किसी भी डाकघर में एक निश्चित राशि का मनी ऑर्डर भेजकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद घर पर मंगाया जा सकता है। डाक निदेशालय नई दिल्ली के डाक सेवा बोर्ड कार्मिक सदस्य मार्विन अलेक्जेंडर ने बताया कि देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को प्रसादम योजना से जोड़ा गया है। lot of other things are there, which is coming in a beautifully packaged thing to any part of the country. The same thing हमारा मिनिस्टर भी हमको निर्देश दिया है, we should make the network of the postal system for making available citizens को क्या-क्या चाहिए पूरा उनको जगह से अवेलेबल होना चाहिए। श्री अलेक्जेंडर बताते हैं कि डाकघर की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन योजना और कई तरह के सेविंग स्कीम चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर लोग लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही डाक विभाग का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। 65 to 70% हमारा रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलती है। मतलब पोस्ट ऑफिस में काफी टाइप का सेविंग्स अकाउंट्स होती है, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन, मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह होती है। इससे अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। कार्यक्रम के दौरान मां छिन्नमस्तिका न्यास समिति के अध्यक्ष आशीष पंडा, सचिव शुभाशीष पंडा और वरिष्ठ पुजारी अजय पंडा समेत कई लोग उपस्थित थे। न्यास के सचिव शुभाशीष पंडा डाक विभाग द्वारा उठाए गए पहल से काफी खुश नजर आए। इस बार भारतीय डाक के द्वारा इस बार जो कार्यक्रम प्रसादम योजना लाया गया, यह काफी जल्दी इसका रूपरेखा तैयार करके MOU साइन करने के बाद
प्रारंभ किया गया। डाक विभाग की इस अनूठी पहल ने मां छिन्नमस्तिका और उनके भक्तों के बीच की दूरी को पाटने का काम किया है। निश्चित रूप से नई सेवा प्रसादम का लाभ झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले माता के भक्तों को मिलेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। केंद्र सरकार के इस प्रयास से कंप्यूटर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, ऑनलाइन काम होने से आम लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा था वह धीरे धीरे साकार हो रहा है। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी अब कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे बहुत ज्यादा पब्लिक को फायदा होता है। किसी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, हमारे सेंटर पे आते हैं 5 से 10 मिनट में हर एक चीज, हर एक जानकारी और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। रांची के डोरंडा स्थित कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक परवेज आलम बताते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कई तरह के प्रमाण पत्रों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे बीजेपी सरकार या हमारे मोदी जी का जो बहुत बड़ा योगदान है। और डिजिटल योजना की जो किए हैं, डिजिटल इंडिया जो किए हैं, उसका लाभ पब्लिक को मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर का फायदा बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि डिजिटल तकनीक होने से दफ्तर के चक्कर लगाए बिना काम आसानी से हो जाता है। यहाँ पर खुल गया, मोदी जी का तरफ से यहाँ पर खुल गया, ये बहुत अच्छा बात है और हम लोग को, जनता को बहुत सुख सुविधा, हर चीज मिल रहा है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं हो रहा है। जगह जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाने से लोगों को आसानी हो रही है। इसके साथ ही बिचौलियों का भी राज खत्म होता जा रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। अंत में मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस। राज्यपाल ने देवघर एम्स के टाइप 2 और टाइप 3 बिल्डिंग का किया उद्घाटन। वार्षिक समारोह में की शिरकत चिकित्सीय पेशे को बताया मानव सेवा का जरिया। मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण पर बल, बीमा कराए अभियान, दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर और आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम की शुरुआत। और आदिवासी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए झारखंड राज्य में महुआ न्यूट्रापे के व्यवसायीकरण के लिए ट्राइफेड की ऐतिहासिक पहल हुआ एमओयू। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है,